कानून से नहीं सुधर सकता है। लेकिन दुनिया में जो देश आज ईमानदार देश के तौर पर जाने जाते हैं, आप में से कई लोग जानते होंगे, स्कैंडिनेवियन कंट्री जो हैं, डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्वीडन है, नीदरलैंड्स है, कुछ दूसरे देश जैसे सिंगापुर है, न्यूजीलैंड है, इन देशों को आप जिनको दुनिया में सबसे ईमानदार देश माना जाता है, वहां सबसे कम करप्शन है। आप उन देश की व्यवस्था को जाकर अध्ययन करेंगे कि भाई उन लोगों ने अपना भ्रष्टाचार कैसे कम किया, तो उन्होंने मूलतः 4 बातें की हैं जो कि जनसुराज बिहार में करना चाहता है। पहली बात उन्होंने ये की कि समाज में ये चेतना जगाई कि आप ईमानदार लोगों को चुनकर भेजिए। तो जनसुराज ये कह रहा है कि भाई जब कैंडिडेट कल खड़ा हो, जनसुराज से कोई अच्छा कैंडिडेट, मान लीजिए गलती से खड़ा हो गया कोई गलत कैंडिडेट, तो उसको भी आप वोट मत दीजिए। हर हालत में अच्छे आदमी को ही वोट दीजिए, चाहे वो जीते हारे, वो किसी दल का हो, गलत आदमी को वोट मत दीजिए। तो जब अच्छे प्रतिनिधि चुनकर आएंगे तभी एक अच्छी व्यवस्था बन सकती है। दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण किया। मतलब आज जो पूरी बिहार की व्यवस्था चलती है उसको 5-7 अफसर और 5-7 नेता मंत्री चलाते हैं। वहीं से सब कुछ तय होता है, वहीं से सारा चीज डिसीजन लिया जाता है, वहीं से फंड एलोकेट होता है, वहीं से चोरी की शुरुआत होती है। तो इन देशों ने ये सिखाया कि अगर आप सत्ता और संसाधन का बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण कर दें तो उससे भी करप्शन को कम करने में आसानी होगी। तो जनसुराज उस पर क्या कह रहा है कि अगर जनसुराज की व्यवस्था बनी तो पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं इनके जरिए कम से कम 1/3 विकास का राशि खर्च किया जाएगा। अब आप में से कोई खड़ा होकर ये कह सकता है कि भैया जो पंचायती राज में नेता जीत कर आया है वो भी तो भ्रष्ट है, मुखिया पर सरपंच वार्ड सदस्य भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है, उससे भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? बिल्कुल रुकेगा। आप ये समझिए कि यहाँ पर नल जल योजना आपने सुना होगा, उसमें बड़ा व्यापक भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार का असर क्या हुआ, जितने वार्ड सदस्य उस समय थे 90% वार्ड सदस्य, टू बी प्रिसाइज 91% वार्ड सदस्य चुनाव अपना हार गए और करीब करीब 80% मुखिया जी लोग चुनाव हार गए, क्योंकि उन्होंने नल जल में घोटाला किया था, गलती की थी। लेकिन उस नल जल को बनाने में जिन अफसरों ने घोटाला किया था वो आज भी कहीं ना कहीं अफसर बने हुए हैं। तो अगर चुना हुआ जनप्रतिनिधि गलती करता है और जनता सजग है तो आप उसको हटा सकते हैं। जो अफसर चोरी करता है वो पता नहीं चलता है। तो इसलिए दूसरा मंत्र ये है कि बड़े पैमाने पर सत्ता मतलब डिसीजन मेकिंग, सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण किया जाए। तीसरा हथियार है जन सहभागिता। लोगों को पता ही नहीं है कि उनका अधिकार क्या है। आपको ये पता ही नहीं है कि आपके गांव की कौन सी योजना है जिसमें आपका हक है। भाई साहब बता रहे इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन कम है, तो आयुष्मान कार्ड की जो योजना है यहाँ बिहार में सबसे कम है। जो कृषि बीमा योजना है सबसे कम रजिस्ट्रेशन उसमें बिहार में है, क्योंकि लोगों की जागरूकता नहीं है। तो तीसरा बात यह है कि जो भी सरकारी योजना है, सरकारी व्यवस्था है, उसको जनता के बीच में रखा जाए ताकि जनता को जानकारी हो कि उनका हक क्या है, उनके लिए योजना क्या है। और अंतिम बात, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग, बहुत बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी करप्शन को रोका जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं अभी स्मार्ट मीटर लगा है, तो अगर सरकार बिजली के लिए स्मार्ट मीटर लगा सकती है, आप जरा 1 मिनट सोचिए, अगर नल जल योजना में सरकार ने स्मार्ट मीटर लगा दिया होता तो पटना में बैठे बैठे सरकार को ये जानकारी होती कि कितने बजे मोटर ऑन हुआ, कितना पानी उससे निकला, किस घर में कितना पानी गया, कितना पानी नहीं गया। तो जो जनसुराज की सोच है, भ्रष्टाचार बिहार में खत्म करने का दावा हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत बड़े पैमाने पर कम किया जा सकता है। और कम करने के 4 सूत्री प्रोग्राम है। अच्छे लोगों का, अच्छे जनप्रतिनिधियों का चुनाव, दूसरा सत्ता और संसाधन का बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण, तीसरा जन सहभागिता और चौथा बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल।